नमस्कार। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं एक बार फिर बात करूंगा नेपाल की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेपाल में एक लंबी अनिश्चितता का दौर शुरू हुआ, काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ, काफ़ी हिंसा हुई और अब जो है नेपाल में एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। सुशीला कार्की जो हैं, जो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी, वो वहाँ पे एक तरह से अंतरिम सरकार की मुखिया बनी हैं या वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो। नेपाल में जो है अगले चुनाव की घोषणा भी हो गई है कि 5 मार्च 2026 को चुनाव होगा। वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल ने जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर इस बात की घोषणा की। और अभी लेकिन इसके बावजूद नेपाल में काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ नया घटेगा, बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। तो बेसिकली नेपाल की खबरें आपके बीच में लगातार आती रहेंगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इन तमाम सारी खबरों को और नेपाल की इन घटनाओं को समझने के लिए हमें बेसिकली नेपाल के अतीत पे नज़र डालना चाहिए, थोड़ा सा हमें नेपाल को समझना चाहिए। तो इसी नाते आज मैं बात करूंगा नेपाल के इतिहास की। हिमालय की गोद में बसा ये जो देश है बड़ा ही खूबसूरत सा देश है। दुनिया की 8 बड़ी चोटियाँ, सबसे ऊंची चोटियाँ इसी देश में हैं। एवरेस्ट भी नेपाल में आता है। इन्हीं चोटियों को मिला के सागर माथा कहा जाता है। नेपाल जो है हिमालय की गोद में बसा यह देश जो है ईसा पूर्व से ही तमाम सारे रियासतों का देश था। यहाँ बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। मध्यकाल में भी यहाँ तमाम सारे रजवाड़े थे। 1765 में जो है यहाँ पर एक राजा थे, जो गोरखा राजा थे, पृथ्वी नारायण शाह। उन्होंने तमाम रजवाड़ों को इस इलाके में इकट्ठा करने की कोशिश की और इसमें उन्हें लगभग 3 साल लग गए। 1768 में उन्हें सफलता मिली और एक तरह से 1768 में जाकर के नेपाल में इस पूरे इलाके में किंगडम की स्थापना हुई या नेपाल की नींव पड़ी। और 1768 के बाद से जो शाह परिवार है या पृथ्वी नारायण शाह के जो वंशज हैं वो इस किंगडम पे रूल करते रहे। अंग्रेज आए तो शुरुआत में तो उनकी नज़र नेपाल पे नहीं गई, लेकिन थोड़ी दिनों बाद उन्होंने भी नेपाल के कुछ हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश की। यही कारण है कि अंग्रेज़ों में और नेपाल के बीच में एक युद्ध हुआ और 1815 में इस युद्ध के बाद जो एक संधि हुई दोनों के बीच में। हालांकि नेपाल में जो राजशाही परिवार था जिस किंगडम का, उसके अंदर तमाम तरह के अंतर विरोध पैदा होने लगे थे और इसी बीच में कई सारे युद्ध भी हुए। लेकिन एक बड़े योद्धा का भी उदय हुआ नेपाल में। उनका नाम था जंग बहादुर राणा। जंग बहादुर राणा बेसिकली इसी किंगडम के लिए लड़ते थे, लेकिन जंग बहादुर राणा की बढ़ती ताकत और उनकी जो पहचान थी उसको लेकर के राजशाही के अंदर भी कहा जाता है कि काफ़ी उथल पुथल मची और उस समय रानी ने उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी रचा। एक युद्ध भी हुआ उसमें, जिसमें कि जंग बहादुर राणा फिर मजबूत बन के उभरे और एक तरह से राजशाही या शाही परिवार के ज़्यादातर लोगों ने एक तरह से जंग बहादुर राणा के सामने सरेंडर कर दिया या जंग बहादुर राणा और ताकतवर बन के उभरे। एक तरह से 1846 में जो है जंग बहादुर राणा जो हैं वो वहाँ के अस्थायी प्रधानमंत्री बन गए और वंशानुगत प्रधानमंत्री का पद हो गया। और बेसिकली यहाँ से जो राजा फैमिली थी, जो शाह फैमिली थी, उसकी ताकत कम हो गई और ताकत जो है बेसिकली प्रधानमंत्री के हाथों में आ गई। और ख़ास बात ये थी कि राणा फैमिली का अंग्रेज़ों के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था और अंग्रेज़ों ने जो है उनकी काफ़ी मदद की। 1857 में जो भारत में जो गदर हुआ, 1857 के गदर को दबाने में भी एक तरह से नेपाल का जो है बड़ी भूमिका थी। और यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने 1923 में पूरी तौर पे नेपाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और राणा फैमिली का दबदबा पूरे नेपाल पे बना रहा। 1940 में राणा फैमिली के खिलाफ या एक तरह से प्रधानमंत्री के दबदबे के खिलाफ जो वहाँ पे जनता में थोड़ा सा लोकतंत्र की आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। आज़ादी के बाद 1950 के बाद भारत सरकार ने जो 1951 में पहल करके नेपाल के हालात को बदले। 1951 में जो है वहाँ पे एक बार फिर से भारत सरकार के प्रयास पे जो शाही जो वहाँ का जो शाही परिवार था उसके त्रिभुवन शाह जो है, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, उनको जो है वहाँ का ताकतवर राजा बना दिया गया और प्रधानमंत्री का पद को खत्म कर दिया गया या जो वंशानुगत जो प्रधानमंत्री का पद था वो खत्म हो गया और चुना हुआ प्रधानमंत्री वहाँ पे आने लगा। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें बदली और पूरी ताकत एक बार फिर से त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह शाह के बाद जो है ये राजा के पास पूरी ताकत चली गई। और इसके बाद भी नेपाल में काफ़ी कुछ घटा। बाद में त्रिभुवन शाह के बाद जो है महेंद्र वीर विक्रम शाह ने जो है वहाँ पे पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पंचायती राज व्यवस्था लाई। फिर वीर विक्रम शाह जो वहाँ के राजा बने, उनके पीरियड में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुए और वीर विक्रम शाह के ही पीरियड में जो है एक तरह से आप देखोगे तो वहाँ पे नेपाल में जो है
माओवादियों का उभार शुरू हुआ 1996 के आसपास। 1996 में माओवादियों के उभार के बाद लगभग एक दशक तक नेपाल जो है माओवादियों के साथ एक संघर्ष में, एक हिंसा के दौर से गुजरा। लाखों लोग मारे गए उसमें। इसी बीच में 2001 में जो है राजा के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और बाद में राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह जो हैं वो वहाँ पे राजा बने और इसी बीच में माओवादियों के साथ युद्ध चलता रहा। 2005 में ज्ञानेंद्र ने जो है, राजा ज्ञानेंद्र ने पूरी ताकत अपने हाथ में कर ली और एक तरह से फिर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था वहाँ, जो प्रधानमंत्री का पद था या सरकार थी, उससे सारी ताकत अपने हाथ में ले ली माओवादियों के लड़ने के नाम पे। लेकिन फिर 2006 में चीज़ें बदल गई। 2006 में माओवादियों के साथ एक समझौता हुआ सरकार का और फिर एक बार फिर से वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होनी शुरू हुई। अंतरिम सरकार, अंतरिम संविधान के ज़मीन पर जो है माओवादी चुनाव लड़े और 2007 में संसद भी पहुँचे, वो सत्ता में शामिल हुए। लेकिन 2007 में ही उन्होंने सत्ता से बाहर निकल के एक बार फिर से राजशाही को खत्म करने की मांग की। नवंबर 2007 में वहाँ चुनाव होने थे जो पोस्टपोन हो गए और फाइनली दिसंबर में इस बात पे सहमति बन गई कि भाई राजशाही खत्म हो जाएगी और एक संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए पूरे नेपाल में और चुनाव के बाद संविधान सभा जो है ने अपने पहली ही बैठक में राजशाही को 2008 में खत्म कर दिया, को खत्म करने की घोषणा कर दी एक तरह से। और 2008 में उसके बाद फिर से चुनाव हुए और माओवादी नेता प्रचंड जो है प्रधानमंत्री बन के उभरे और एक तरह से 2008 में नेपाल गणराज्य बन गया। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने। हालांकि यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, ये अपना कार्यकाल पूरा करके भी संविधान नहीं बना पाई। फिर काफ़ी कुछ बदला, फिर एक बार नई संविधान सभा का गठन हुआ और फिर संविधान का निर्माण हुआ। तो एक लंबी प्रक्रिया चली वहाँ पे और लेकिन राजशाही खत्म हो चुकी थी और नेपाल एक गणराज्य बन चुका था। 2015 में नेपाल का नया संविधान एक तरह से लागू हुआ और नए संविधान के तहत नेपाल जो है, जो राजा के पीरियड में एक हिंदू राष्ट्र था, अब एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। 2015 के बाद से फिर वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रही। आज वहाँ पे राष्ट्रपति जो है एक भारत के राष्ट्रपति की तरह से वो प्रतीक के रूप में है, वहाँ के राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में है। सेना, तीनों सेना के प्रमुख हैं, लेकिन सारी की सारी सत्ता और सारी की सारी ताकत वहाँ प्रधानमंत्री के हाथ में है। और चुनाव की प्रक्रिया वहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एक तरह से, और राष्ट्रपति का चुनाव वहाँ भी भारत की ही तरह से जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, उसके अलावा जो 7 राज्य हैं वहाँ के असेंबली के विधायकों के द्वारा होता है। तो कुल दे करके नेपाल की जो पूरा का पूरा ढांचा है वो कुछ इसी तरह का है। और पिछले 10 साल से या यूँ करिए कि लगभग 17 साल से वहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है या लोकतांत्रिक सरकारें बन रही हैं। खास बात यह है कि इस पूरे पीरियड में नेपाल में कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। फिर सरकारें गिर जाती हैं, फिर 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, प्रक्रिया लगातार चलती रही। आज भी वहाँ सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की थी, केपी ओली जो है वहाँ प्रधानमंत्री थे और नेपाली कांग्रेस सरकार में शामिल थी, जो नेपाली कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ती थी या एक बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में थी। तो एक तरह से कुल देकर के इस 17 सालों के दरमियान यूँ तो 9-10 पार्टियां वहाँ पर हैं, लेकिन 3 बड़ी पार्टियों का नेपाल में वर्चस्व है। 2 कम्युनिस्ट पार्टियां, एक तो माओविस्ट, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी केपी ओली वाली और तीसरा नेपाली कांग्रेस। इन पार्टियों का वहाँ वर्चस्व है और ऐसा नहीं है कि इस दरमियान नेपाल का विकास नहीं हुआ। निश्चित रूप से दरमियान नेपाल में काफ़ी कुछ बदला है, नेपाल का काफ़ी विकास हुआ है। नेपाल में स्थितियाँ इस कदर हुई हैं कि वहाँ पे सामाजिक भागीदारी बढ़ी है, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। तो काफ़ी कुछ बदला है, चीज़ें बदली हैं, लेकिन इसके बावजूद नेपाल की इकानमी अभी भी थोड़ी सी पिछले कुछ समय से उसमें खास तरह का ठहराव है। उसके अपने कुछ संकट है नेपाली इकॉनमी के और युवाओं के सामने कुछ गहरे संकट हैं। इस बीच में नेपाल में करप्शन एक बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो जनता के बीच से आए थे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बदलाव जनता को दिखने लगा है। इन बदलावों के चलते ही जनता उनको लेकर काफ़ी आक्रोशित थी। यूँ तो राजा इसके पहले काफ़ी संपन्न रहा होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में, इधर 10-15 सालों में वहाँ पे जो नए पॉलिटिकल चेहरे आए हैं, ये समाज में काफ़ी कुछ दिखने लगे। क्योंकि हर इलाके में कोई न कोई पॉलिटिकल सांसद है, विधायक है, मंत्री है, तो समाज में बड़े पैमाने पर इन पॉलिटिकल लोगों की ताकत दिखी और इनकी जो सत्ता में भागीदारी के चलते इनके जीवन में जो बदलाव आया, जो करप्शन आया, ये दिखा, जिसके नाते युवाओं में काफ़ी आक्रोश था। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था युवाओं के बीच में। और इसकी शुरुआत में भी आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं, मंत्रियों के परिवार के बच्चों, उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाने लगा और वहाँ के लोग सवाल पूछते थे कि उनका जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, ये इतने आलीशान जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो एक तरह से नेपाल की पूरी एक यात्रा है। इस यात्रा में काफ़ी कुछ
अलग तरीके से हुआ है। जैसे कि अभी भी एक सवाल है कि नेपाल में राजशाही को जिस तरह से खत्म किया गया उसमें जनता से नहीं पूछा गया था। राजशाही को लेकर नेपाल में बहुत अधिक आक्रोश नहीं रहा है। हालांकि नेपाल में राजशाही के समर्थन में भी जो लोग हैं इस वक्त जो दिख रहे हैं वो बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। ऐसा नहीं माना जा रहा है कि राजशाही की वापसी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो नेपाल के अतीत में थे। नेपाल में बहुत सारे बार संविधान बना, 1991 में बना, 2007 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, कई बार संविधान बने और संविधान फिर बदल दिए गए। तो इस तरह से संविधान को लेकर भी नेपाल में उस तरह की कोई पवित्रतावादी भाव नहीं जो कि भारत में है। भारत जैसे देश में जहाँ संविधान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के उन लोगों ने बनाया है जो फ्रीडम स्ट्रगल से उपजे थे, और संविधान सभा ने एक तरह से बहुत पवित्र संविधान बनाया जिसको लेकर इस देश में गहरी आस्था है। वहाँ जो संविधान बनाने वाला संगठन था वो पार्लियामेंट के चुनाव के रूप में पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे जो उभरे थे, और उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो उनके उस वहाँ के संविधान में भी उस तरह का इंटरेस्ट, लोगों का उस तरह की आस्था नहीं है। बावजूद इसके एक तबका है जो इस वक्त जो नया संविधान है उसको बचाए रखना चाहता है, सब कुछ उसी संविधान के दायरे में होना है। तो कुल देकर के ये सारे सवाल है नेपाल के, और इन सवालों का एक छोटा सा अतीत है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, ताकि नेपाल के जो दूसरे सवाल हों कल जब उस पर बहस हो तो उसे आप समझ सकें। बहरहाल बात मुझे करनी थी, फिर नेपाल पे दूसरे सवाल भी, दूसरी बातें भी करेंगे, जो नई खबरें आएंगी उसके बारे में फिर किसी और विषय में। तब तक के लिए नमस्कार।